नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2024 को एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है। ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है और इसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट का केस है। यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक कंप्लेनेंट है। उन्होंने रिस्पोंडेंट्स की जो बेल ग्रांट की गई थी हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट की थी रिस्पोंडेंट्स को, उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। और ये क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 है जो कि अराइजेस हुई है पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील क्रिमिनल 503 ऑफ 2023। तो रिस्पोंडेंट्स को हाई कोर्ट ने उनकी जो बेल थी वो ग्रांट कर दी थी और कंप्लेनेंट ने यहाँ पर चैलेंज की थी जो रिस्पोंडेंट्स को बेल की ग्रांट की गई थी हाई कोर्ट द्वारा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी थी और यहाँ पर अपनी जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई इम्पोर्टेंट जो इश्यूज हैं उस पर गौर किया है और ये कहा है कि जब भी कोर्ट बेल ग्रांट करती है तो माननीय कोर्ट को ये देखना जरूरी होता है कि जो अक्यूज्ड के ऊपर नेचर ऑफ एक्विजिशंस कैसी हैं और मैनर किस तरीके से जो अलेज्ड क्राइम है वो किया गया है और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है और रोल क्या है अक्यूज्ड का, जो एट्रीब्यूट किया गया है रोल अक्यूज्ड का, उसमें क्या भूमिका है जो भी क्राइम किया गया है और क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या हैं अक्यूज्ड के और क्या वो विटनेस को टेम्पर कर सकता है या फिर दोबारा से वो गुनाह दोबारा कर सकता है अगर उस अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी जाए तो, और अगर अक्यूज्ड को बेल पर रिलीज कर दिया जाए तो क्या वो मींस पेशी में अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, अनअवेलेबिलिटी तो नहीं है उसकी, और क्या वो प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और जो कानून से मींस अवेडिंग फ्रॉम द जस्टिस से बचने की कोई संभावना है उसकी। तो ऐसे पहलुओं पर गौर करना चाहिए, तभी जाकर बेल है वो ग्रांट करनी चाहिए। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स हैं उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 डिफरेंट ऑर्डर्स थे जो लर्नड सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद ने बेल ग्रांट की थी। जो एप्लीकेशन मूव की गई थी वो अक्यूज्ड द्वारा की गई थी और उन पे जो आरोप लगाए गए थे वो थे सेक्शन 147, 148 जो अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड होता है, 302 पनिशमेंट फॉर द मर्डर, 307, 352 और 504 और सेक्शन 34 इंडियन पीनल कोड का। और इसमें हाई कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन थी जो अक्यूज ने मूव की थी उसको अलाउ कर दिया था, मींस अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी थी। अब उससे एग्रीवेट होकर अपीलेंट ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज किया था। ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे जो बताए गए हैं, वो एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई थी जो कंप्लेनेंट की साइड से 19 मई 2020 की घटना थी जब वो अपने घर में बैठे हुए थे अपने 2 सन्स के साथ, मेरे 2 बेटों के साथ बैठे हुए थे अपने, और अब मीन्स अब फास्ट को फॉर ब्रेकिंग द फास्ट और प्रिपेयरिंग टू ऑफर प्रेयर्स। तो उसके बाद 10 लोग आए थे उनके घर पे और इनडिस्क्रिमिनेटली अंधाधुंध जो है वो फायरिंग चालू कर दी, जिसकी वजह से दोनों उनके जो सन्स थे वो स्पॉट पे ही डेथ हो गई और जो भतीजे हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए। कंप्लेनेंट ने कहा कि उनकी पिछली पुरानी रंजिश थी और जिसकी वजह से उनके ऊपर हमला हुआ। तो जिसमें फादर है अक्यूज नंबर 7, उनका नाम नहीं था, लेकिन जब तफ्तीश हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनका नाम को अक्यूज्ड में डाला गया और फिर इसके बाद तफ्तीश पूरी होने के बाद
इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट थी वो सबमिट की गई और जिसमें 8 अक्यूज्ड का नाम डाला गया और फिर इसके बाद फादर को, जो उनके जो फादर हैं, उनको हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2022 को क्रिमिनल अपील फाइल की थी, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था और इसके बाद चार्जशीट थी वो फाइल हो गई थी मींस सेशन कोर्ट में और अभी वो ट्रायल के लिए पेंडिंग है एडिशनल सेशन जज मेरठ के और चार्जेस भी फ्रेम हो गए हैं और 21 विटनेस को प्रोसिक्यूशन ने अपने साइड किया है, मींस गवाही देंगे प्रोसिक्यूशन की साइड से। लिस्ट ऑफ विटनेसेस में से 7 जो हैं वो आई विटनेसेस हैं। ट्रायल जो है वो चालू हो चुका है। 4 आई विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो चुका है, 3 आई विटनेसेस को एग्जामिन करना बाकी है और अपीलेंट जो कंप्लेनेंट हैं वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है और 3 अदर आई विटनेसेस हैं, उनका जो बयान है वो कोर्ट में रिकॉर्ड हो चुका है और प्राइम विटनेसेस ने एलेबोरेट किया था कि जो रोल क्या है रिस्पोंडेंट्स का और अभी 2 मोर विटनेसेस को भी समन करना बाकी है और जिनका एग्जामिनेशन 7 मई 2024 को हुआ है। मींस 2 more witnesses for summoned for examination। 7 मई मींस जजमेंट तो अभी 17 मई को आई तो मींस दौरान अब इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। और अब इसके बाद रीजंस क्या थे जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी, जो कि मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी थी और ये रीजंस थे भी अपने जजमेंट में इन्होंने मेंशन किया है। और फिर से अब आर्ग्यूमेंट्स थे कंप्लेनेंट के, उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स अपने अपने बताए, तो अब हम आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं जाते हैं और सीधा हम मेन जो लीगल एस्पेक्ट है इस पे जाते हैं। अब जो कि इम्पोर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है जजमेंट का, अब जब भी रेलेवेंट पैरामीटर्स क्या देखने चाहिए जब भी बेल ग्रांट की जाए, तो पहले देखना चाहिए कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एंड नेचर ऑफ एक्यूजेशंस क्या बनी है एक्यूज्ड के अगेंस्ट, मैनर जिसकी वजह से क्राइम किया गया है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या था, रोल क्या है एक्यूज्ड का, क्रिमिनल इंसिडेंट्स क्या हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस मींस विटनेस, और क्या वो दोबारा गुनाह कर सकते हैं। अगर एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाए, बेल पर दे दिया जाए, तो लाइक्लीहुड क्या है एक्यूज्ड की कि क्या वो अनअवेलेबल रहेंगे जब वो बेल ग्रांट हो जाती है, तो मींस कोर्ट में हर हियरिंग में आना होता है और पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन दी प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अब ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल था कि बेल एक दफा ग्रांट कर दी जाए तो उसे कैंसिल नहीं करना चाहिए मैकेनिकल मैनर पे, लेकिन अनरीजन ऑफ परवर्स ऑर्डर जो है बेल का वो हमेशा ओपन रहता है। मींस कोई भी कोर्ट अगर बेल ग्रांट कर देती है तो वो परवर्स, अगर वो ऑर्डर परवर्स है, अनरीजन है, मींस कोई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, कोई रीजनिंग अच्छी नहीं, मींस रीजनिंग नहीं दी तो परवर्स है, तो हमेशा सुपीरियर कोर्ट के पास पावर होती है कि उसे इंटरफेयर किया जाए अगर सीरियस एलिगेशंस एक्यूज्ड के अगेंस्ट में है और उसने मिसयूज, अगर बेशक उसने मिसयूज नहीं भी किया हो बेल को, तब भी जो ऑर्डर है उसे कैंसिल किया जा सकता है जो बेल ग्रांट की जाती है। और एक अब कंसिडरेशंस क्या होने चाहिए जब भी बेल ऑर्डर को सेट असाइड किया जाता है, तो जब भी बेल ऑर्डर को सेट असाइड किया जाता है तो सुपरवीनिंग सर्कमस्टांसेस को देखना जरूरी है कि कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड क्या था जब उसको बेल दी गई थी। अटेम्प्ट तो नहीं था अक्यूज्ड का कि वो ट्रायल को देरी कर रहे हों जिसकी वजह से प्रोक्रेस्टिनेट में डिलेनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से ट्रायल में देरी हो रही हो, कोई इंस्टेंसेस तो नहीं दिए कि धमकी तो नहीं, थ्रेटनिंग तो नहीं की विटनेसेस को। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा ये लिस्ट जो है सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मींस और भी कई फैक्टर्स होते हैं जिसको देखना चाहिए। तो कोर्ट को हमेशा कॉशियस होना चाहिए जब भी वो बेल ग्रांट करती है
और फिर जगजीत सिंह की जो जजमेंट थी और उसमें भी 3 बेंच माननीय सुप्रीम कोर्ट की थी, उसने ऑब्जर्व किया था जब पावर जो होती क्या है, जब बेल ग्रांट की जाती है 439 की, तो एक वाइड एम्पलीट्यूड होता है, हाई कोर्ट और सेशन केस जो भी हो, तो एक कंसिडरेबल डिस्क्रिप्शन जो है देखनी चाहिए जब भी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाना चाहिए। इस डिस्कशन को अनफैटर्ड नहीं रहनी चाहिए। और अब डिस्कशंस पे आए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्कशंस की, तो क्या कि जो प्लीज ली गई थी पार्टीज को कि क्या इम्पीच्ड ऑर्डर को सस्टेनेबल है कि नहीं है, मींस हाई कोर्ट का जो ऑर्डर को बरकरार रखना जरूरी है कि नहीं है, तो अब कंसिडरेशन को रिकॉर्ड को देखने पर कोर्ट ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो सबमिशंस कंप्लेनेंट ने दिए और इम्पीच्ड ऑर्डर जो है वो अनजस्टिफाइड है और ग्रेव इन्फर्मिटी से सफर कर रहा है, और जिसमें बताया कि प्रोसिक्यूशन ने 11 विटनेसेस अक्यूज्ड पर्सन्स, प्रोसिक्यूशन वर्जन ने का ये था कि 11 अक्यूज्ड पर्सन ने अपीलेंट, कंप्लेनेंट और उनकी फैमिली को असॉल्ट किया और अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 की डेथ हो गई थी, 3 पर्सन्स को इंजरीज थी वो हुई थी और सीरियस इंजरीज अक्यूज्ड को भी हुई थी जो कि विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द प्रोसिक्यूशन। लेकिन हाई कोर्ट ने ये एक अक्यूज के बेस में ऑब्जर्व किया कि कोई डिस्टिंक्शन नहीं सामने आया है बिटवीन द रोल एट्रीब्यूट टू हिम और को एक्यूज्ड का जो इंजरी सफर हुई थी ऑन द साइड ऑफ रिस्पोंडेंट, जो कि एक्सप्लेन नहीं किया था प्रोसिक्यूशन ने। लेकिन हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस द्वारा की गई थी वो वन साइडेड थी और अक्यूज्ड का जो साइड था उसको इग्नोर किया गया था, तो इसलिए बेल थी एप्लीकेशन अलाउ कर दी थी और क्रॉस वर्जन ऑफ इंसिडेंट था कि उसको अक्यूज्ड को भी इंजरीज हुई थी वो क्यों, और प्रोसिक्यूशन ने सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमारे ओपिनियन में हाई कोर्ट ने कंप्लीटली अपनी जो साइट है उसको लॉस्ट कर दिया, मींस नज़रअंदाज कर दिया है। जो प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्न करते हैं, जो कोर्ट अपनी डिस्कशन में बेल ग्रांट करती है कि उसे बेल मिलनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, हाई कोर्ट ने इग्नोर किया कि कंप्लेनेंट ने अपने वर्जन पर स्ट्रक रह गए और जब वो विटनेस बॉक्स पे आए तो 3 विटनेसेस थे, उनका रोल था स्पेसिफाइड था। हाई कोर्ट ने इसको भी ओवरलुक किया कि रिस्पोंडेंट्स की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और एक अक्यूज्ड को जिनको बेल ग्रांट की थी और उन्होंने डबल मर्डर कर दिया था सन्स का जब वो बेल ग्रांट हुई थी। तो यहाँ पर एलिगेशंस थी 3 अक्यूज्ड की, उन्होंने एक आई विटनेस को भी थ्रेटन किया है और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 को ओपन थ्रैश किया था और जान से मारने की धमकी दी थी। तो इस ट्रायल कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन भी ली थी और एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स भी पास हुए थे और एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई थी। एफआईआर ने दोनों पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी, लेकिन उससे वो डिससेटिस्फाइड हुए थे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मींस डायरेक्शंस मजिस्ट्रेट ने दे दी थी। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने ओवरलुक कर दिया था, जो पीरियड ऑफ कस्टडी का भी ओवरलुक कर दिया था कि जब सबमिशन जो दी थी स्टेट ऑफ काउंसिल ने, जो स्टेट ऑफ मींस यूपी ने, कि जब भी बेल अक्यूज्ड को बेल देनी चाहिए तो 3 साल का पीरियड होना जरूरी है। यहाँ पर 2 साल 4 मंथ थे एक अक्यूज्ड की कस्टडी को, 2 साल 8 महीने थे और 2 साल 9 मंथ थे। इन अदर वर्ड्स की अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट जो है 3 साल की कस्टडी से भी कम रहे थे, जो कि उन्होंने सीरियस ऑफेंस ऑफ ए डबल मर्डर जो किया था, मींस 3 साल के होने नहीं चाहिए। उन्होंने कोर्ट ने ये कहा था कि 3 साल से भी कम समय हुआ था जबकि उन्होंने डबल मर्डर किया था। ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखी है कि 3 साल की कस्टडी मींस 3 साल की मींस कस्टडी होनी चाहिए तब बेल मिलती है, तो ऐसा नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि समय जो था वो 3 साल से भी कम का था और जबकि उन्होंने सीरियस ऑफेंस किया था। ये ऐसा मींस जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी कोर्ट ने कि एलिगेशंस हैं कि सीरियस ऑफेंस की। और
अपीलेंट्स के काउंसिल ने ये भी इन्फॉर्म किया कि क्रॉस एफआईआर भी फाइल की थी जो मींस जो अक्यूज्ड पर्सन की साइड से, लेकिन पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी और मजिस्ट्रेट ने इशू किया था कंप्लेनेंट को नोटिस मींस, तो प्रोटेस्ट पिटीशन भी कंप्लेनेंट ने फाइल की थी इस केस में, जो कि पेंडिंग फॉर आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अपीलेंट ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन मूव कर दी थी। उनके ये कहा था कि जो तीनों के एफिडेविट्स थे वो भी प्रोटेस्ट पिटीशन में लगाए थे टू सपोर्ट द क्रॉस कंप्लेंट। और अपीलेंट ने यहाँ पर कहा कि वो 340 भी लगाई थी अगेंस्ट द कंप्लेंट, जिन्होंने जो अक्यूज्ड की साइड से जो एफआईआर फाइल की थी। अब यहाँ पर अपीलेंट ने 340 की भी एप्लीकेशन लगाई थी, जो कि अभी पेंडिंग है आर्गुमेंट्स पे। अब ऐसे को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि चारों इम्पिंज्ड ऑर्डर्स हैं उसको सेट असाइड किया जाता है। आप रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्शन दी जाती है कि वो सरेंडर करें 2 वीक्स के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर। अब कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो ऑब्जर्वेशन जो है वहीं तक ही सीमित है हमारी, जहां इन्फर्मिटी जो हुई है इम्पिंज्ड ऑर्डर की, और ऐसे ओपिनियन के तौर पे नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी मैटर जो है ट्रायल के लिए पेंडिंग है। कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यू सर्कमस्टांसेस इमर्जिंग होते हैं तो रिस्पोंडेंट जो हैं बेल के लिए लेटेस्ट स्टेज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अपील्स थी स्पेशली कि वो मींस डिस्पोज कर दी अबव द ऑन द अबव टर्म्स। तो ये जजमेंट आई थी 17 मई 2024 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।